प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10th विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास का निर्माण कैसे हुआ, समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो सम उपसर्ग आस धातु में घन प्रत्यय जुड़ने पर समास शब्द का निर्माण हुआ। समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का अर्थ है जोड़ना। यहां पर भी जोड़ होता है और संधियों में भी जोड़ होता है। दोनों में अंतर है, दोनों के अंतर को समझना है। संधियों में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। यही दोनों में अंतर है। वहां पर वर्णों का मेल है, यहां पर शब्दों का मेल है। तो अंग्रेजी में समास को कहा गया है कंपाउंड। इसका अर्थ है जोड़ना। समास शब्द को संस्कृत में कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसको परिभाषित करते हुए विद्वानों ने बहुत से लक्षण दिए, जिनमें से कुछ लक्षणों का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। पहला, समशनम इति समास। समशनम, समशनम शब्द बना सम प्लस अस प्लस लुट प्रत्यय के योग से, जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जिसका अर्थ है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना, संकुचित करना, सिकोड़ना। तो संक्षिप्तीकरण ही समास है। जहां पर दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त रूप दे दिया जाए, वही समास कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, दूसरा इसका लक्षण दिया गया है, एकार्थवाचकताम गतः है भिन्नार्थक अनेक पद समूह समास है। पुनः समझेंगे। एकार्थ वाचकताम गतः है भिन्नार्थक अनेक पद समूह समास। एकार्थवाचकताम गतः है भिन्नार्थक अनेक पद समूह समास है। ये लक्षण इसकी क्या परिभाषा स्पष्ट करता है? भिन्नार्थक, अलग अलग अर्थ वाले अनेक पद समूह, अनेक पदों के समूह का एकार्थवाचकताम गतः है, एक अर्थ को प्रकट करने वाला बन जाना ही समास कहलाता है। पुनः समझेंगे। अलग अलग अर्थ वाले अनेक पद समूह का एकार्थवाचक हो जाना ही, एक अर्थ प्रकट करने वाला बन जाना ही समास है। अगला इसका लक्षण देते हुए कहा गया है, बहुनाम पदानाम मेलने। बहुनाम पदानाम मेलने
एक पद भवनम। बहुनाम बहुत से पदानाम पदों के मेलने मिलने से, अनेक शब्दों के मिलने से एक पद भवनम, एक पद बन जाना, एक पद रह जाना ही समास कहलाता है। इसी प्रकार आगे इसका लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि परस्पर अन्वयतानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। परस्पर अन्वयतानाम पदानाम एकत्रीकरणम। परस्पर आपस में अन्वयतानाम संबंधित या संबद्ध, बंधे हुए, जुड़े हुए, पदानाम पदों का एकत्रीकरणम एकत्रीकरण करना, इकट्ठा कर देना ही समास कहलाता है। परस्पर संबद्ध पदों का एकत्रीकरण करना ही समास है। इस प्रकार संस्कृत में इसको कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक बार पुनः समझेंगे। शमसनम इति समास है। ये लक्षण कहता है कि शमसनम अर्थात संक्षिप्तीकरण ही समास है। संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा को प्रकट करने वाला लक्षण है, ये कह रहा है एकार्थ वाचकताम गतः भिन्नार्थक अनेक पद समूह समास है, कि अलग अलग अर्थ वाले अनेक पदों के समूह का एकार्थवाचकताम गतः एकार्थवाचक हो जाना ही, एक अर्थ को प्रकट करने वाला बन जाना ही समास कहलाता है। तीसरा लक्षण इसकी क्या परिभाषा स्पष्ट करता है कि बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, अनेक पदों के मिलने से एक पद भवनमीस हो जाना ही समास कहलाता है। चौथा लक्षण कह रहा है परस्पर अन्वयतानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। परस्पर आपस में अन्वयतानाम संबद्ध पदानाम पदों का एकत्रीकरण ही समास कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा संस्कृत में इसको कंपाउंड, इंग्लिश में इसको कंपाउंड कहा गया, जिसका अर्थ जोड़ना। संस्कृत में इसको चार प्रकार से परिभाषित किया गया। हिंदी में क्या कहा गया? हिंदी में कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले पद को या शब्द को हम समास कहते हैं। अब दो या दो से अधिक पदों के मेल से समास का निर्माण हुआ। अब इसके योग से जो पद बनता है, बनने वाला जो पद है, उस पद को क्या कहते हैं? उस पद को सामासिक पद कहा जाता है या समस्त पद कहा जाता है। एक बार पुनः समझेंगे। दो या दो से अधिक पद जब, तो देखिए हिंदी में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, उनका योग होता है, तो बनने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सामासिक पद।
इसके योग से जो पद बनेगा वह कहलाएगा सामासिक पद। इसको समस्त पद भी कहते हैं। और इसका चिन्ह है, दो या दो से अधिक पदों के बीच में डैश लगा देंगे तो ये सामासिक चिन्ह कहलाएगा। यदि किन्हीं दो पदों के मध्य में ये चिन्ह प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद या वह शब्द सामासिक हो जाता है। तो सामासिक पद समझ में आ गया। दो या दो से अधिक पदों के या शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द सामासिक पद कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। इस चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। अब आता है समास विग्रह। संधियों में होता है विच्छेद और समासों में होता है विग्रह। विग्रह मीन्स तोड़ना। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक पदों के बीच संबंध प्रकट करने वाली रीति को। सामासिक पदों के बीच संबंध प्रकट करने वाली जो रीति है सामासिक पदों के मध्य जो संबंध को प्रकट करने वाली जो रीति है उस रीति को ही हम समास विग्रह कहते हैं। रीति मीन्स तरीका, अर्थात दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि व्याकरण के नियमों के तहत सामासिक पद का विग्रह कर देना ही समास विग्रह कहलाता है। उसको तोड़ देना ही समास विग्रह कहलाता है। अब आता है समास के भेद। समास के भेद कितने हैं? यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इस कन्फ्यूजन को ही समाप्त कर देता हूँ। संस्कृत होती तो आपको विस्तार से इसको पढ़ाया जाता। समास के भेद संस्कृत की दृष्टि से देखें 5 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में मुख्यतः 4 भेद हैं। अब मुख्यतः लिखने का कारण क्या है, मुख्यतः क्यों लिखा गया, इसको आगे स्पष्ट करवाया जाएगा। तो मुख्यतः 4 भेद कौन कौन से हैं? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। मुख्यतः 4 भेद हैं। संस्कृत में इसमें देखें आगे तो एक केवल समास और जुड़ जाता है। इस प्रकार समास में मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में मुख्यतः 4 भेद होते हैं। तो संस्कृत से हमें यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए हिंदी में पूछा जाए मुख्यतः समास के कितने भेद हैं तो हमें ध्यान में रखना है 4 भेद है। कौन कौन से? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है। एक प्रश्न आ जाता है, तो विशेषकर कंपटीशन में पूछा जाता है, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? अब पद की प्रधानता क्या है? इन समासों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, ये 2 पद होते हैं, शब्द ही होते हैं। पद का तात्पर्य शब्द ही है। संस्कृत में उसको पद कह देते हैं, हिंदी में शब्द कह देते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात उत्तर पद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह जैसा है वैसा की वैसा रहता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में उभय पद
उभय मीन्स दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद, न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। इस प्रकार पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद और माने गए। कौन कौन से? जिनका नाम है कर्मधारय और द्विगु। ये दोनों ही भेद तत्पुरुष समास के हैं, लेकिन वर्तमान में इनको अलग करके भी दर्शाया जा रहा है। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है सामान्यतः समास के कितने भेद हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है 6, मुख्यतः 4, तत्पुरुष के 2 भेद हो गए, कर्मधारय और द्विगु। इस 2 संख्यान की हो गई, इस प्रकार कुल संख्या कितनी हो गई? 6। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, मुख्यतः पूछा जाता तो 4 भेद बताएंगे और सामान्यतः पूछ लिया जाए तो समास के 6 भेद हैं। अब हम पहला भेद पढ़ेंगे यहाँ पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का लोप होना पाया जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे। जिस समास में कर्म से लेकर के अधिकरण कारक के चिन्हों का लोप होना पाया जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस समास का जब विग्रह किया जाता है तो पहले पद में जिस कारक चिन्ह का लोप हुआ है उसी चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है, तथा जिस चिन्ह का लोप होता है उसे उसी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, उसे उसी कारक तत्पुरुष के नाम से पुकारते हैं। जैसे एक पहला उदाहरण देखेंगे, ग्राम गत। अब इस शब्द का यदि हम अर्थ करें तो अर्थ क्या होगा? गाव को गत मीन्स गया। या दूसरा उदाहरण देखें, सुखयुक्त या स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, गाव को गया। अब इसका अर्थ करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त। अब ये को चिन्ह किस कारक का है? कर्म कारक का, सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को। अब यहां से को चिन्ह का लोप हो गया, यहां पर चिन्ह गायब है। विग्रह करेंगे तो पहला पद कौन सा है? ग्राम, इसलिए हमने लिख दिया ग्राम। विग्रह किया तो किस चिन्ह का लोप हुआ? यहाँ पर को का, को हमने लगा दिया गाव को, गत मीन्स गए। या स्वर्ग को प्राप्त, अब यहाँ पर को चिन्ह का लोप हुआ है तो पहला पद कौन सा है? स्वर्ग। प्राप्त मीन्स प्राप्त हुआ अर्थात गया, तो यहाँ पर केवल पूर्व पद में हमको उस कारक चिन्ह का प्रयोग कर देना है जिस चिन्ह का लोप हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? कर्म का लोप हुआ, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास। जिस चिन्ह का लोप होना पाया जाता है उसे उसी कारक तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं करण कारक। जैसे
अग्निदग्ध, हस्तलिखित, तुलसीकृत। इन शब्दों को हम देख रहे हैं। करण कारक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका चिन्ह है से या के द्वारा। यदि हम इन शब्दों को अर्थ की ओर ले जाएं, इनका अर्थ करें, तो अर्थ प्राप्त होता है अग्नि दग्ध भी जला हुआ। अग्नि से दग्ध मीन्स जला हुआ। अब यहां पर अग्नि से चिन्ह का लोप होना पाया गया है। अग्नि से दग्ध अर्थात अग्नि से जला हुआ। तो कुछ नहीं करना है, केवल पूर्व पद में जिस चिन्ह का लोप हुआ है उसी चिन्ह को पहले पद में लगा देना है। उत्तर पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समास का उत्तर पद ही प्रधान होता है। उत्तर पद की प्रधानता का तात्पर्य यही है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा। केवल चेंजेज होना कहाँ होना है? पूर्व पद में। और चेंजेज क्या लाना है? केवल कारक चिन्हों का प्रयोग कर देना है। जैसे अग्निदग्ध, अग्नि से जला हुआ। हस्तलिखित, हाथ से या हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी का पूरा नाम तुलसीदास, से या के द्वारा, कृत मीन्स रचित। केवल पूर्व पद में हमें कारक चिन्ह का प्रयोग करना है। अगला हम देखेंगे, अगला कारक है संप्रदान, जिसका चिन्ह है के लिए। जैसे रसोई घर, इसका हम अनुवाद करें तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो यहां पर रसोई के लिए घर। अब के लिए चिन्ह का लोप होना पाया जा रहा है, तो इसलिए के लिए चिन्ह को हमने कहां पर जोड़ा? रसोई में। उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं किया। अब किस चिन्ह का लोप हुआ यहाँ पर? के लिए का। अब के लिए चिन्ह किस कारक का है? संप्रदान का। संप्रदान कारक या तत्पुरुष समास। नाम क्या हो जाएगा इसका? संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी प्रकार गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब यहाँ पर पहले पद में, पहला पद है गुरु, इसमें के जोड़ देंगे हम के लिए। उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल ज्यों की तो लिख देना है। तो गुरु के लिए दक्षिणा। उसी प्रकार देवालय, देव का आलय मीन्स घर, या देव के लिए, देव के लिए घर। अब यहाँ पर के लिए चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो पहले पद को हमने, पहला पद यहाँ पर देव, देव में हमने के लिए चिन्ह को जोड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी शब्दों में के लिए चिन्ह का लोप होना पाया गया है। इसलिए विग्रह करते समय हमने पहले पद के अंत में के लिए शब्द को इसमें जोड़ दिया, इसलिए इसको कहा जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं, तो पंचमी विभक्ति का कारक है अपादान। अपादान का अर्थ है से, अलग होने के अर्थ में। यदि किसी वस्तु, व्यक्ति या किस जगह से या कहीं से भी किसी का अलग होना पाया जा रहा है और जिससे अलग होना पाया जा रहा है, उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे दूरागतः या दूरागत, इसका अर्थ करते हैं तो दूर से, आगत मीन्स आया, दूर से आया हुआ। अब यहाँ पर पहला पद कौन सा? दूर।
दूरी है, कोई स्थान है जहाँ से वो अलग हुआ है, तो यहाँ पर हमने केवल उस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण पथभ्रष्ट। पथमीस मार्ग से भ्रष्टमीस गिरा हुआ, भटका हुआ, तो से चिन्ह का लोप होना पाया जा रहा है। उसी प्रकार रण विमुख, रण से विमुख अलग हुआ है, तो यहाँ पर से चिन्ह का लोप होना पाया जा रहा है, इसलिए विग्रह करेंगे तो पहले पद में से को जोड़ देंगे और पद को ज्यों की त्यों लिख देंगे। तो जहाँ पर से चिन्ह का लोप होना पाया जाएगा उसे हम अपादान तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। अब अगला आता है संबंध कारक। संबंध का चिन्ह है का, के, की, या रा, रे, री, या ना, ने, नी। यदि इन चिन्हों का लोप कहीं पर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। जैसे पराधीन, राष्ट्रपति और हिमालय। इन पदों को हम देखते हैं, अर्थ करते हैं, तो पर अधीन, पर मीन्स दूसरे के अधीन। विग्रह क्या हुआ? दूसरे के अधीन। तो यहाँ पर के अधीन अर्थात के चिन्ह का लोप होना पाया गया है, इसलिए पहले पद में के जोड़ दिया। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति मीन्स स्वामी, तो यहाँ पर का चिन्ह जोड़ देंगे, राष्ट्र का पति या राष्ट्र का स्वामी। उसी प्रकार हिमालय, हिम का आलय मीन्स घर, का चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए हिम शब्द में का जोड़ देंगे, हिम का आलय। उत्तर पद में या दूसरे पद में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि इसका यही पद प्रधान होता है। अब इसका लास्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण तत्पुरुष समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर अधिकरण में, पे, पर चिन्ह का लोप होना पाया जाता है। जैसे आप बीती, आप पर बीती। विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, यहां पर किस चिन्ह का लोप हुआ है? पर का। स्वयं पर बीती हुई। उसी प्रकार विद्या प्रवीण, अर्थ करते हैं तो विद्या में प्रवीण मीन्स निपुण, चिन्ह का लोप होना पाया गया, वो चिन्ह है मैं पेपर, विद्या में प्रवीण, दक्ष, चतुर। तो यहाँ पर मैं चिन्ह का लोप होना पाया गया है, तो मैं पेपर चिन्ह किसका है? अधिकरण कारक का। उसी प्रकार वनवास, अर्थ करते हैं तो वन में वास, निवास करना, रहना। तो यहाँ पर वन और वास के बीच में किस चिन्ह का लोप होना पाया गया? मैं का। वन में वास, तो यहाँ पर मैं चिन्ह का लोप होना पाया गया है, इसलिए इन शब्दों को किस समास के नाम से पहचानेंगे हम? अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार इस समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हुए? 6। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो हमने यहाँ पर आज तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस समास के 2 भेद, कर्मधारय और द्विगु का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आप की समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए जिस चीज़ को पढ़ाया जाएगा उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि समास का जो चैप्टर आपको बतलाया गया है उस चैप्टर को एक बार पुनः अपनी स्मृति में लाना है, क्योंकि प्रकरण थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर समय अभाव के कारण आपको सीमित ही
लेकर के चलना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ी गंभीरता से शब्दों को अभ्यास के माध्यम समझना है। PDF में आपको शब्दों की संख्या अधिक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको केवल अभ्यास करना है, रटना कुछ नहीं है, केवल अभ्यास के माध्यम से समझना है। तो आशा करता हूँ कि आप स्मरण करेंगे, याद करेंगे और याद करने के साथ साथ पढ़ाई हुई चीज़ों का स्मरण भी करेंगे। यहीं पर मैं आज का विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।